नमस्कार दोस्तों। किस्से कहानी की दुनिया में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी काबुली वाला। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए सुनते हैं। मेरी 5 वर्ष की छोटी लड़की मिनी से पल भर भी बात के बिना नहीं रहा जाता। दुनिया में आने के बाद भाषा सीखने में उसने सिर्फ 1 ही वर्ष लगाया होगा। इसके बाद से जितनी देर तक सो नहीं पाती, उस समय का एक भी पल वह चुप्पी में नहीं खोती। उसकी माता बहुधा डांट फटकार कर उसकी चलती हुई जबान को बंद कर देती है, किंतु मुझसे ऐसा नहीं होता। मिनी का मौन मुझसे ऐसा अस्वाभाविक सा प्रतीत होता है कि मुझसे वह अधिक देर तक सहा ही नहीं जाता। यही कारण है कि मेरे साथ उसके भावों का आदान प्रदान अधिक उत्साह के साथ होता रहता है। सवेरे मैंने अपने उपन्यास के 17वें अध्याय में हाथ लगाया ही था कि इतने में मिनी ने आकर कहना प्रारंभ किया, बाबूजी, रामदयाल दरबान कल काक को कौवा कहता था, वह कुछ जानता ही नहीं है ना बाबूजी। विश्व की भाषाओं की भिन्नता के विषय में मेरे कुछ कहने से पहले ही उसका दूसरा प्रसंग छिड़ गया। बाबूजी, भोला कहता था आकाश मुंह से पानी फेंकता है, इसी से बरसात होती है। अच्छा बाबूजी, भोला झूठ मूठ कहता है ना, खाली बकबक किया करता है, दिन रात बकबक किया करता है। इस विषय में मेरी राय की तनिक भी राह न देखकर चट से धीमे से स्वर में एक जटिल प्रश्न और फेंक दिया, बाबूजी, माँ तुम्हारी कौन लगती है। मन ही मन में मैंने कहा, साली, और फिर बोला, मिनी तू जा, भोला के साथ खेल, मुझे अभी काम है। अच्छा। तब उसने मेरी मेज के पास में पैरों के पास बैठकर अपने दोनों घुटनों और हाथों को हिला हिलाकर बड़ी शीघ्रता से मुंह चला चलाकर अटकन बटकन दही चटोकन कहना प्रारंभ कर दिया। जबकि मेरे उपन्यास के अध्याय में प्रताप सिंह उस समय कंचनमाला को लेकर रात्रि के प्रगाढ़ अंधकार में बंदी गृह के ऊंचे झरोके से नीचे कलकल करती हुई सरिता में कूद रहे थे। मेरा घर सड़क के किनारे पे ही था। सहसा मिनी ने अपना अटकन बटकन गाना बंद कर दिया, खिड़की के पास दौड़ कर गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, काबुली वाला, ओ काबुली वाला। मैले कुचेले ढीले कपड़े पहने, सिर पर कुल्ला रखे, उसका साफा बांधे, कंधे तक सूखे फलों की मेली झोली लटकाए, हाथ में चमन के अंगूरों की कुछ पिटारियाँ लिए एक लंबा तगड़ा सा काबुली मंद चाल से सड़क पर चला जा रहा था। उसे देखकर मेरी छोटी बेटी के हृदय में कैसे भाव उदय हुए ये बताना असंभव है। उसने जोरों से पुकारना शुरू किया। मैंने सोचा, अभी झोली कंधे पर डाले, सर पर एक मुसीबत और आ खड़ी हो जाएगी और मेरा 17वां अध्याय आज भी अधूरा ही रह जाएगा। किंतु मिन्नी के चिल्लाने पर जो ही काबुली वाले ने हंसते हुए उसकी ओर मुंह फेरा और घर की ओर बढ़ने लगा, त्यों ही मिन्नी भय खाकर भीतर भाग आई। फिर उसका पता ही नहीं लगा कि कहाँ छिप गई। उसके छोटे से मन में वह अंधविश्वास बैठा हुआ था कि उस मैली कुचैली झोली के अंदर ढूंढने पर उस जैसी और भी जीती जागती बच्चियाँ निकल सकती हैं। इधर काबुली वाले ने आकर मुस्कुराते हुए मुझे हाथ उठाकर अभिवादन किया और खड़ा हो गया। मैंने सोचा, वास्तव में प्रताप सिंह और कंचनमाला की दशा अत्यंत संकटापन्न है, फिर भी घर में बुलाकर इससे कुछ ना कुछ खरीदना अच्छा ही है। कुछ सौदा खरीदा गया। उसके बाद मैं उससे इधर उधर की बातें करने लगा। अंत में उठकर जाते हुए उसने अपनी मिली जुली भाषा में पूछा, बाबूजी, आपकी बच्ची कहाँ गई। मैंने मिनी के मन से व्यर्थ का भय दूर करने के अभिप्राय से
उसे भीतर से बुला लिया। वह मुझसे बिल्कुल लग कर काबुली के मुख और झोली की ओर देखने लगी। काबुली ने झोली में से किशमिश और खुबानी निकाल कर देना चाहा, पर उसने नहीं लिया और दोगुने स्नेह के साथ मेरे घुटनों से लिपट गई। उसका यह पहला परिचय था जो इस प्रकार हुआ था। इस घटना के कुछ दिन बाद एक दिन सवेरे मैं किसी आवश्यक कार्यवश बाहर जा रहा था तो देखूं, बिटिया दरवाजे के पास बेंच पर बैठी हुई काबुली से हंस हंस कर बातें कर रही है और काबुली उसके पैरों के समीप बैठा हुआ है और उसकी बातों को ध्यान से सुन रहा है और बीच बीच में अपनी मिली जुली राय भी दे रहा है। मिनी को अपने 5 वर्ष के जीवन में बाबूजी के सिवाय ऐसा धैर्य वाला श्रोता शायद ही कोई दूसरा मिला था। मैंने देखा मिनी की झोली किशमिश और बादाम से भरी हुई थी। मैंने काबुली वाले से कहा, इसे यह सब मत दिया करो, और अपने जेब में से एक अठन्नी निकाल कर उसे दे दी। उसने बिना किसी हिचक के अठन्नी लेकर अपनी झोली में रख ली। कुछ देर बाद घर लौटा, देखता हूँ तो उस अठन्नी का बड़ा भारी उपद्रव खड़ा हो गया। मिन्नी की माँ एक सफ़ेद चमकीला गोलाकार पदार्थ हाथ में लिए डांट डपट कर मिनी से पूछ रही थी, तूने ये अठन्नी कहाँ से पाई, बता। मिनी ने कहा, काबुली वाले ने दी है। काबुली वाले से तूने अठन्नी क्यों ली? मिनी ने रोने का उपक्रम करते हुए कहा, मैंने मांगा नहीं था, उसने आप ही दे दी। मैंने जाकर मिनी की उस अकस्मात मुसीबत से रक्षा की और उसे बाहर ले आया। मालूम हुआ कि काबुली वाले के साथ मिनी की दूसरी भेंट थी। सो बात नहीं, इस दौर में वह रोज़ आने लगा और पिस्ता बादाम की रिश्वत देकर मिनी के छोटे से हृदय में बहुत बड़ा अधिकार कर लिया था। देखा कि इस नई मित्रता में बंधी हुई बातें और हंसी की फुलझड़ियाँ बिखर रही हैं। जैसे मेरी बिटिया रहमत को देखते ही हंसती और पूछती, काबुली वाला, ओ काबुली वाला, तुम्हारी झोली में क्या है? काबुली, जिसका नाम रहमत था, आज अनावश्यक ही चंद्र बिंदु जोड़कर मुस्कुराता हुआ उत्तर देता, हाँ बिटिया। उसके परिहास का रहस्य क्या है यह तो नहीं कहा जा सकता, फिर भी इन नए मित्रों को इससे तनिक विशेष खेल सा प्रतीत होता है। और जाड़े के प्रभात में एक सयाने और एक बच्ची की सरल हंसी सुनकर मुझे भी बड़ा आनंद और सुकून मिलता। उन दोनों मित्रों में और भी एक आध बात प्रचलित थी। रहमत मिनी से कहता, तुम ससुराल कभी मत जाना। अच्छा, हमारे देश की लड़कियां जन्म से ही ससुराल सबसे परिचित रहती हैं, किंतु हम लोग तनिक कुछ नई रोशनी की होने के कारण तनिक सी बच्ची को ससुराल के विषय में विशेष ज्ञानी नहीं बना सकते थे। अतः रहमत का अनुरोध वह स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाती। इस पर भी किसी बात का उत्तर दिए बिना चुप रहना उसके स्वभाव के बिल्कुल ही विरुद्ध था। उल्टे वह रहमत से ही पूछती, तुम ससुराल जाओगे? रहमत काल्पनिक ससुर के लिए अपना जबरदस्त गुस्सा तान कर कहता, हम ससुर को मारेगा। सुनकर मिनी ससुर नाम की किसी अनजानी चीज की दुरवस्था की कल्पना करके खूब हंसती। मिनी की माँ बड़ी वहमी तबीयत की थी। रहमत काबुली की ओर से भी वह पूरी तरह निश्चित नहीं थी। उस पर विशेष नज़र रखने के लिए मुझे बार बार अनुरोध करती थी। जब मैं उसके शक को परिहास के आवरण से ढकना चाहता तो मुझसे एक साथ कई प्रश्न पूछ बैठती। क्या कभी किसी का लड़का नहीं चुराया गया? क्या काबुल में गुलाम नहीं बिकते? क्या एक लंबे तगड़े काबुली के लिए एक छोटे से बच्चे को उठा ले जाना असंभव है? इत्यादि। मुझे मानना पड़ता कि यह बात नितांत असंभव तो नहीं,
पर भरोसा भी कोई चीज़ है। भरोसा करने की शक्ति सब में एक समान नहीं होती। अतः मिनी की माँ के मन में भय ही रह गया, लेकिन केवल इसलिए, बिना किसी दोष के रहमत को अपने घर में आने से मैं मना नहीं कर सकता था। हर वर्ष माघ मास में वह अपने देश लौटता था। इस समय वह अपने व्यापारियों से रुपया पैसा वसूल करने में तल्लीन रहता था। उसे घर घर घूमना और दुकान दुकान घूमना पड़ता था। फिर भी मिनी से उसकी भेंट एक बार अवश्य हो ही जाती थी। देखने में तो ऐसा प्रतीत होता था कि दोनों के मध्य किसी षड्यंत्र का श्री गणेश हो रहा है। जिस दिन वह सवेरे नहीं आ पाता, उस दिन देखूं तो वह संध्या को हाजिर है। अंधेरे में घर के कोने में उस ढीले ढाले जामा पैजामा पहने झोली वाले लंबे तगड़े आदमी को देखकर सचमुच ही मन में अचानक भय सा पैदा हो जाता। लेकिन जब देखता हूँ कि मिनी ओ काबुली वाला पुकारती हुई हंसती हंसती दौड़ती आती है और दो भिन्न भिन्न आयु के मित्रों में वही पुराना हास परिहास चलने लगता है, तो मेरा सारा हृदय खुशी से नाच उठता है। एक दिन सवेरे मैं अपने छोटे से कमरे में बैठा हुआ नई पुस्तक के प्रूफ देख रहा था। जाड़ा विदा होने से पूर्व आज 2-3 दिन खूब जोरों से अपना प्रकोप दिखा रहा है। जिधर देखो उधर सब उस जाड़े की ही चर्चा किए जाते हैं। ऐसे जाड़े पाले में खिड़की में से सवेरे की धूप मेज के नीचे से मेरे पैरों पर आ पड़ी। उसकी गर्मी मुझे अच्छी प्रतीत होने लगी। लगभग 8 बजे का समय होगा। ठीक उसी समय खिड़की से बड़ा शोरगुल सुनाई दिया। देखूं तो अपने इस रहमत को 2 सिपाही बांधे लिए जा रहे हैं। उसके पीछे बहुत से तमाशाई बच्चों का झुंड चल रहा है। रहमत के ढीले ढाले कुर्ते पर खून के दाग है और एक सिपाही के हाथ में खून से लथपथ छुरा। मैंने द्वार से बाहर निकलकर सिपाही को रोककर पूछ लिया, क्या बात है? कुछ सिपाही से और कुछ रहमत से सुना कि हमारे एक पड़ोसी ने रहमत से रामपुरी चादर खरीदी थी। उसके कुछ रुपए उसकी और बाकी थे, जिन्हें देने से उसने साफ इनकार कर दिया। बस इसी पर दोनों में बात बढ़ गई और रहमत ने छुरा निकालकर छुरा घोंप दिया। रहमत उस झूठे बेईमान आदमी के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के अपशब्द सुना रहा था। इतने में काबुली वाला, ओ काबुली वाला पुकारती हुई मिनी घर से निकल आई। रहमत का चेहरा क्षण भर में कौतूहल हास्य से चमक उठा। उसके कंधे पर आज झोली नहीं थी, अतः झोली के बारे में दोनों मित्रों की अभ्यस्त आलोचना न चल सकी। मिनी ने आते के साथ ही उससे पूछा, तुम ससुराल जाओगे? रहमत ने प्रफुल्लित मन से कहा, हाँ वहीं तो जा रहा हूँ। रहमत ताड़ गया कि इसका यह जवाब मिनी के चेहरे पर हंसी न ला सकेगा, और तब उसने हाथ दिखाकर कहा, ससुर को मारता, पर क्या करूं, हाथ बंधे हुए हैं ना। छुरा चलाने के जुर्म में रहमत को कई वर्ष का कारावास मिला। रहमत का ध्यान धीरे धीरे मन से बिल्कुल उतर ही गया। हम लोग अब अपने घर में नित्य के कामों में अभ्यस्त हो गए। नित्य के काम धंधे में उलझे हुए दिन रात बीत रहे थे। तभी एक स्वाधीन पर्वतों पे घूमने वाला इंसान कारागार की प्राचीरों के अंदर कैसे वर्ष पे वर्ष काट रहा होगा, यह बात हमारे मन में कभी उठी ही नहीं। और चंचल मिनी का आचरण तो और भी लज्जाप्रद था। यह बात उसके पिता को भी माननी पड़ेगी। उसने सहज ही अपने पुराने मित्र को भुला दिया और नए मित्र बना लिए। ज्यों ज्यों उसकी आयु बढ़ती गई, अब सखा की बजाय सखियों की संख्या जुड़ती गई। और तो क्या,
अब वह अपने बाबूजी के लिखने के कमरे में भी दिखाई नहीं देती। मेरा तो एक तरह से उसके साथ नाता ही टूट गया। कितने ही वर्ष बीत गए। वर्षों बाद आज फिर शरद ऋतु आई है। मिन्नी की सगाई की बात पक्की हो गई। पूजा की छुट्टियों में उसका विवाह हो जाएगा। कैलाशवासिनी के साथ साथ अब की बार हमारे घर की आनंदमयी मिन्नी भी माँ बाप के घर से विदा होकर ससुराल चली जाएगी। सवेरे दिवाकर बड़ी सज धज के साथ निकले। वर्षों के बाद शरद ऋतु की ये नई धवल धूप सोने में सुहागे का काम कर रही थी। हमारे घर पर दिवाकर के आगमन से पूर्व ही शहनाई बजने लगी। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे ये मेरे हृदय की धड़कनों में रो रो की बज रही है। उसकी करुण भैरवी रागिनी मानो मेरी विच्छेदित पीड़ा को जाड़े की धूप में सारे ब्रह्मांड में फैला रही है। आज मेरी मिन्नी का विवाह है। सवेरे से घर बवंडर बना हुआ है। हर समय आने जाने वालों का तांता लगा हुआ है। मैं अपने लिखने के कमरे में बैठा हुआ हिसाब लिख रहा था। इतने में ही रहमत आया और अभिवादन करके खड़ा हो गया। पहले तो मैं उसे पहचान ही न सका। उसके पास न तो झोली थी और न पहले जैसे लंबे लंबे बाल और न चेहरे पर पहले जैसी दिव्य ज्योति ही थी। अतः मैं उसकी मुस्कान देखकर पहचान सका कि वह रहमत है। मैंने पूछा, क्यों रहमत, कब आए? उसने कहा, कल शाम को जेल से छूटा हूँ। सुनते ही उसके शब्द मेरे कानों में खट से बज उठे। किसी खूनी को मैंने कभी आंखों से नहीं देखा था। उसे देखकर मेरा सारा मन एकाएक सिकुड़ सा गया। मेरी यही इच्छा होने लगी कि आज के इस शुभ दिन में वह इंसान यहाँ से चला जाए। मैंने उससे कहा, आज हमारे घर में कुछ आवश्यक काम है, सो आज मैं उसमें लगा हुआ हूँ। तुम आज जाओ, फिर कभी आना। मेरी बात सुनकर वह उसी क्षण जाने को तैयार हो गया, पर द्वार के पास आकर कुछ इधर उधर देखकर बोला, क्या बच्ची को तनिक नहीं देख सकता साहेब? शायद उसे यही विश्वास था कि मिनी अब भी वैसी ही छोटी बच्ची है। उसने सोचा कि मिनी अभी पहले की तरह काबुली वाला ओ काबुली वाला पुकारती हुई दौड़ती हुई चली आएगी। उन दोनों के पहले जैसे हास परिहास फिर से होने लगेंगे। यहाँ तक कि पहले की मित्रता की याद करके वह एक पेटी अंगूर और एक कागज़ के दोने में थोड़ी सी किशमिश और बादाम भी लेकर आया था। मैंने कहा, आज घर में बहुत काम है, सो किसी से भेंट न हो सकेगी। मेरा उत्तर सुनकर वह कुछ उदास हो गया। उसी मुद्रा में उसने एक बार मेरी मुख की ओर फिर से देखा, फिर अभिवादन करके बाहर निकल गया। मेरे हृदय में जाने कैसी एक वेदना सी उठी। मैं सोच ही रहा था कि उसे बुलाऊं। इतने में देखा तो वह स्वयं ही वापस आ गया। वह पास आकर बोला, ये अंगूर और कुछ किशमिश बादाम बच्ची के लिए लाया था, उसे दे दीजिएगा। मैंने उसके हाथ से सामान लेकर पैसे देने चाहे, लेकिन उसने मेरे हाथ को थामते हुए कहा, आपकी बहुत मेहरबानी है बाबू साहब, हमेशा याद रहेगी, पीसा नहीं चाहिए। तनिक रुककर फिर बोला, बाबू साहब, आपकी जैसी मेरी भी एक छोटी बच्ची है। मैं उसी को याद कर करके आपकी बच्ची के पास आता और उसको थोड़ा मेवा दे देता था। मैं ये सौदा बेचने नहीं आता था। कहते हुए उसने ढीले ढाले कुर्ते के अंदर हाथ डालकर छाती के पास से एक मेला कुचेला मुड़ा हुआ कागज़ का टुकड़ा निकाला और बड़े जतन से उसको चारों तह को खोलकर
दोनों हाथों से फैलाकर मेरी मेज पे रख दिया। देखा कि कागज़ के उस टुकड़े पर एक नन्हे से हाथ के छोटे से पंजे की छाप है। फोटो नहीं, तेल चित्र नहीं। हाथ में थोड़ी सी कालिख लगाकर कागज़ के ऊपर हाथ का निशान छाप दिया। अपनी बेटी के इस स्मृति पत्र को छाती से लगाकर रहमत हर वर्ष कलकत्ता के गली कूचों में सौदा बेचने के लिए आता, और तब वह कालिख चित्र मानो उसकी बच्ची के हाथों का कोमल स्पर्श उसके बिछड़े हुए विशाल वक्ष स्थल में अमृत उड़ेलता रहता। देखकर मेरी आंखें भर आई और फिर मैं इस बात को बिल्कुल ही भूल गया कि वह एक मामूली काबुली वाला मेवे बेचने वाला है। मैं एक उच्च वंश का रईस हूँ। तब मुझे ऐसा लगने लगा, जो वह है मैं भी वही हूँ। वह भी एक बाप है और मैं भी एक बाप हूँ। उसकी पर्वतवासिनी छोटी बच्ची की निशानी मेरी ही मिनी की याद दिलाती है। मैंने तत्काल ही मिनी को बाहर बुलाया। हालांकि इस पर अंदर से घर में आपत्ति की गई, पर मैंने उस पर कुछ ध्यान नहीं दिया। विवाह के वस्त्रों और अलंकारों में लिपटी हुई बेचारी मिनी मारे लज्जा से सिकुड़ी हुई से आकर मेरे पास खड़ी हो गई। उस अवस्था में देखकर रहमत काबुली वाला पहले तो सकपका गया। उससे पहले जैसी बातचीत न करते बना, बाद में हंसते हुए बोला, लल्ली सास के घर जा रही है क्या? मिनी अब सास का अर्थ समझने लगी थी, अतः अब उससे पहले की तरह उत्तर देते न बना। रहमत की बात सुनकर मारे लज्जा के उसके कपोल लाल हो उठे। उसने मुख को फेर लिया। मुझे उस दिन की याद आई जब रहमत के साथ मिनी का प्रथम परिचय हुआ था। मन में एक पीड़ा की लहर दौड़ गई। मिनी के चले जाने के बाद एक गहरी सांस लेकर रहमत फर्श पर बैठ गया। शायद उसकी समझ में यह बात आ गई थी कि उसकी बेटी भी इतने दिनों में इतनी ही बड़ी हो गई होगी, और उसके साथ भी उसे अब फिर से वही नई जान पहचान करनी पड़ेगी। संभवतः वह उससे पहले जैसे नहीं पाएगा। इन 8-10 वर्षों में उसका क्या हुआ होगा, कौन जाने। सवेरे के समय शरद की स्निग्ध सूर्य किरणों में शहनाई बजने लगी और रहमत कलकत्ता की एक गली के भीतर बैठा हुआ अफ़गानिस्तान के मेरू पर्वत का दृश्य देखने लगा। मैंने एक नोट निकालकर उसके हाथ में रख दिया और कहा, रहमत तुम देश चले जाओ अपनी लड़की के पास। तुम दोनों के मिलन सुख से मेरी मिनी सुख पाएगी। रहमत को रुपए देने के बाद विवाह के हिसाब में से मुझे उत्सव समारोह के 2-1 अंग काट छाट के छोटे करने पड़े। जैसी मन में थी वैसी रोशनी न कर सका। अंग्रेजी बाजा भी न आया। घर में औरतें बड़ी बिगड़ी। सब कुछ हुआ, फिर भी मेरा विचार है, आज एक अपूर्व ज्योत्सना से हमारा शुभ समारोह उज्जवल हो उठा। एक बेटी का अपने बाप से मिलन हो गया। कहानी में मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।